बच्चों अभी हम जो हमने कल कहाँ पे छोड़ा था, लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में पेज नंबर 10 पे थे। पेज नंबर 10 पे हम लैंड यूज पे आए थे कि लैंड का यूज क्या है, लैंड का काम क्या है। सो लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, building houses, roads and setting up of industries. This is commonly termed as land use. मतलब लैंड किस किस में काम आता है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, और इसे लैंड यूज कहा जाता है। ठीक है, सो डिफाइन लैंड यूज। लैंड यूज का मतलब जमीन का यूज करना, किस चीज के लिए, तो कॉमन चीजें आपको जमीन का यूज हम क्यों करते हैं, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, सो डिफाइन लैंड यूज। ठीक है, सो आंसर है पेज नंबर 10 पे। लैंड यूज में फर्स्ट लाइन से, फर्स्ट लाइन है ना, लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड दिस इज टर्म्ड एज लैंड यूज। ठीक है, इसे लैंड यूज कहा जाता है। ठीक है, सो लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, roads and setting up of common industries. This is commonly termed as land use. So मतलब जमीन का यूज, लैंड मतलब जमीन, उसका यूज, जमीन का यूज जिस कॉमन चीजों के लिए होता है, ठीक है, वो सारी चीजें। सो कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच मंबा एंड पीटर फैमिली यूज देयर लैंड। तो आप मतलब देखो, मंबा फैमिली और जो पीटर की फैमिली है वो कैसे लैंड यूज कर रही थी। मंबा की फैमिली यूज कर रही थी लैंड फसल उगाने के लिए, और पीटर की फैमिली वो शीप को ग्रेस करने के लिए, पास्चर बोलते हैं, पास्चर, PASTEUR, पास्चर मतलब घास खिलाना जानवर को। ठीक है, सो पेज नंबर 10 पे द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स। अभी हम लैंड का यूज किस तरह से करेंगे, वो भी फिजिकल फैक्टर्स डिटरमाइन, फिजिकल फैक्टर्स में जो हमारे आसपास के फैक्टर्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं। जैसे टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब हाइट, भाई हम किस जगह पे किस हाइट पे रहते हैं। ठीक है, सो अगर हम माउंटेन्स पे रहते हैं तो हम खेती नहीं कर पाएंगे, अगर हम प्लेन्स पे रहते हैं हम ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे। प्लेन्स क्या होते हैं, प्लेन्स PLAINS, प्लेन्स मतलब फ्लैट लैंड जहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है। ठीक है, यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। Human factors such as population, technology are also determinants of land use pattern. ठीक है, सो ये दोनों चीजें लैंड यूज में काम आती हैं। लैंड यूज में भाई हाइट कहाँ है, सॉइल कैसी है, भाई अगर आप कोई लैंड यूज करना चाहते हो वो कैसे यूज करोगे लैंड, भाई क्या आप उस पर खेती करोगे, क्या आप उस पर ट्रैकिंग करोगे, क्या आप उसको पास्चराइजेशन के लिए यूज करोगे, तो वो सब कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो what factors determine the use of land। ठीक है, कौन से फैक्टर्स लैंड का यूज डिटरमाइन करते हैं। सो आंसर में पेज नंबर 10 पे लैंड यूज में सेकेंड पैराग्राफ, The use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water. Physical factors मतलब जो जान नहीं, एनर्जी फैक्टर्स। तो एनर्जी फैक्टर्स कौन कौन से है, टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब हाइट, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। और ह्यूमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिटरमाइन करती हैं कि आप लैंड कैसे यूज करोगे, रहने के लिए यूज करोगे, खेती के लिए यूज करोगे, किसके लिए। सो पेज नंबर 10 पे लैंड यूज में सेकेंड पैरा। ठीक है, सेकेंड पैरा सारा। बच्चों फिर आगे देखो, लैंड यूज इन सिलेक्टेड कंट्रीज। कंट्रीज में लैंड का यूज कैसे होता है, नीचे टेबल बनी हुई है पेज नंबर 10 पे। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया
क्रॉप उगाने के लिए 6% लैंड यूज करती है। पास्चर के लिए 56%, मतलब अपनी गाय भैंसों इन सबको खिलाने के लिए, ग्रेस करने के लिए 56% लैंड यूज होता है। 14% से फॉरेस्ट है और 24% अदर यूज। ब्राजील में 9% क्रॉप्स उगाने के लिए 20% पास्चर। पास्चर का मैंने बताया गायों को खिलाना, चराना, भाई शीप्स, गाय, ग्रेस कराना एनिमल्स को, ठीक है। सो आप देखो पास्चर में सबसे ज्यादा रेट ऑस्ट्रेलिया का है। इसके बाद अदर यूज में सबसे ज्यादा रेट कनाडा का है। अदर यूज मतलब बिल्डिंग्स और ये सब बनाना। फिर इंडिया में क्रॉप लैंड, इंडिया सबसे ज्यादा खेती बाड़ी करती है, 57% लैंड इंडिया खेती बाड़ी में यूज करती है। जापान में फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, 67% फॉरेस्ट है, ठीक है। सो इस तरह से और पूरी दुनिया में 11% सिर्फ खेती के लिए यूज होता है लैंड, और गायों एनिमल्स को ग्रेस करने के लिए 26%, फॉरेस्ट 31% और बाकी यूज 32%, ठीक है। अभी पेज नंबर 11 पे आ जाते हैं। लैंड को हम एक और तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं ओनरशिप के हिसाब से। ओनरशिप मतलब आपका कब्जा। लैंड दो तरह का होता है, एक प्राइवेट लैंड, एक कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड मतलब जो आपको बिलोंग करता है, जैसे आपका घर, और कम्युनिटी लैंड मतलब गार्डन जो सबको बिलोंग करता है, सोसाइटी को बिलोंग करता है, ठीक है। सो हाउ लैंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लैंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। सो आंसर, लैंड दो तरह में डिवाइड होता है। ओनरशिप के हिसाब से लैंड दो में डिवाइड होता है। सो प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। तो लैंड कैन बी डिवाइडेड इन टू फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब आपका कब्जा, ओनरशिप मतलब आप, भाई ओनरशिप मतलब कब्जा। कब्जे के हिसाब से लैंड दो में डिवाइड होता है, एक होता है प्राइवेट लैंड और दूसरा होता है कम्युनिटी लैंड, ठीक है। सो एक है प्राइवेट लैंड, सेकंड है कम्युनिटी लैंड। फोर्थ, अच्छा प्राइवेट लैंड क्या होता है? प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, मतलब वो कुछ लोगों का होता है। जैसे भाई मेरा घर हम सब का है, मेरी फैमिली का है, ठीक है, आपका घर आपकी फैमिली का है। तो जो प्राइवेट लैंड होता है वो कुछ लोगों का होता है। कम्युनिटी लैंड होता है वो पूरी कम्युनिटी का होता है। कम्युनिटी मतलब पूरी सोसाइटी का होता है, ठीक है। सो उस लैंड को सबको यूज कर सकता है, ठीक है। और इन्हीं कम्युनिटी लैंड्स को कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहा जाता है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज मतलब सब इसका यूज कर सकते हैं, कॉमन, ठीक है। सो डिफाइन प्राइवेट लैंड। आंसर, प्राइवेट लैंड को डिफाइन करो पेज नंबर 11 पे, सेकेंड लाइन। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, ठीक है। प्राइवेट लैंड क्या है? प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। प्राइवेट लैंड इज लैंड ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कम्युनिटी लैंड। क्या है? कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिनल हर्ब्स। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ठीक है। सो नेक्स्ट है डिफाइन कम्युनिटी लैंड। डिफाइन कम्युनिटी लैंड। आंसर, कम्युनिटी लैंड क्या है? पेज नंबर 11 पे, थर्ड लाइन। कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स।
These community land are also called common property resources. So आंसर कहाँ से लिखेंगे? थर्ड लाइन से लेके 1 2 3 4 4 लाइन है, ठीक है। सो कम्युनिटी लैंड से पेज नंबर 11, ठीक है, पेज नंबर 11 पे थर्ड लाइन कहाँ से लिखेंगे? कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय यहां से लेके कहां तक लिखेंगे? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज तक, ठीक है। बच्चों अभी पेज नंबर 11 पे ही कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के नीचे देखते हैं। पीपल एंड द डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। देखो हमारी जो डिमांड्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, पर लैंड तो उतना ही है, जो दुनिया में जो लैंड है वो उतना ही है, हमारी डिमांड्स बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। तो क्वालिटी ऑफ ऑल्सो लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो लैंड की क्वालिटी है एक प्लेस पे अगर अच्छी होती है दूसरी प्लेस पे उतनी अच्छी नहीं होती है। जैसे आपने जब स्टोरी ये जो चैप्टर चालू हुआ तो मांबा के केस में देखा कि उसका वो जहाँ रहती है वो लैंड बहुत खराब है और जहाँ पीटर रहता है वो लैंड अच्छा है। सो क्वालिटी ऑफ लैंड सेम नहीं होती है। पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज, हाउसिंग इन द अर्बन एरियाज एंड टू एक्सपांड इन द रूरल एरियाज। अब लोगों ने क्या किया? लोगों ने एनक्रोच मतलब बुरी तरह से यूज करना चालू किया कॉमन लैंड्स का। जो कॉमन लैंड थे मतलब सब लोगों के बीच में लैंड थे, उसमें से लोगों ने क्या किया? कमर्शियल एरियाज बना दिए, ठीक है, दुकानें वगैरह बनाई, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस इन अर्बन एरियाज, और शहरों में घर बनाने चालू कर दिए। और लोगों ने अपना एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए गांव में एग्रीकल्चर बढ़ाया, ठीक है। अर्बन मीन्स सिटी और रूरल मीन्स विलेज, ठीक है। So today the vast changes in the land use pattern also reflect the cultural changes in our society. आज हमने जो लैंड का यूज बदला है, ठीक है। पहले फॉरेस्ट होते थे, आज वहां पे भी बंगले बन गए, ठीक है। कोई हमने जगह नहीं छोड़ी है जहां हमने घर ना बनाया हो, ठीक है। सो हमने जो इतने चेंजेस किए हैं लैंड के यूज में वो दिखाता है कि हमारी सोसाइटी में कितने सारे बदलाव आए हैं। तो उस साथ में अगर हम इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं, इतना लैंड को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, सो क्या क्या हमको तकलीफें आई हैं? सो फर्स्ट इज लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन मतलब लैंड डिग्रेड हो गया, लैंड की क्वालिटी खराब हो गई है। डिग्रेड मतलब उसकी क्वालिटी गिर जाना। लैंडस्लाइड्स होने लगी हैं, ठीक है, मतलब जमीन फटने लगी है, लैंडस्लाइड्स। सॉइल इरोजन, ठीक है, सॉइल इरोजन, मिट्टी अभी उड़ने लगी है क्योंकि हमने पेड़ काटे हैं। पेड़ की जड़ें मिट्टी को बनाए रखती थी नीचे और आज हम पेड़ काट रहे हैं, सो सॉइल इरोजन हो रहा है। डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन मतलब चारों तरफ रेगिस्तान हो जाएगा, वैसा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब क्यों? क्योंकि हमने एग्रीकल्चर इतना ज्यादा बढ़ा दिया है, कंस्ट्रक्शन इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि लैंड की क्वालिटी गिर गई है। डेजर्टिफिकेशन हो सकता है, सॉइल इरोजन हो सकता है। सो इसीलिए हम एनवायरनमेंट को ये खतरा है, ठीक है। तो व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट? व्हाट आर द major threats to the environment? Because of expansion of agriculture and construction activities. Because of expansion of agriculture and construction activities. ठीक है।
एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा खतरा किस चीज का है? एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा खतरा क्या है? एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा खतरा क्या है? सो पहला है लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, थर्ड सॉइल इरोजन, फोर्थ डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, कह रहे व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स। मेजर थ्रेट का मतलब खतरा, सबसे बड़ा खतरा क्या है एनवायरनमेंट को? हम जो एग्रीकल्चर बढ़ाए जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो ये 4 खतरे हैं। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन, क्वालिटी गिरना, लैंडस्लाइड, फिर सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, सो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर हम भाई मतलब जो इतना ज्यादा हमने जो लैंड का कमर्शियलाइजेशन किया हुआ है, सो ये 4 प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। हमारे इन्वायरमेंट को ये 4 प्रॉब्लम्स बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, सो कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। ठीक है, अभी हम रिसोर्स को कंजर्व कैसे कर सकते हैं? लैंड को, हमारी जमीन को बचा कैसे सकते हैं? So growing population and their ever growing demand has led to large scale restriction of forest cover and arable land and has created fear of losing this natural resource. देखो हाँ, क्यों मतलब लैंड क्यों कम पड़ा? लैंड इतना सारा लैंड है, कम क्यों पड़ा? सो रीजन है ग्रोइंग पॉपुलेशन और हमारी डिमांड्स। ठीक है, सो एरेबल का मतलब यूजेबल लैंड, भाई जो लैंड यूज कर सकते हो। ठीक है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन of forest cover and usable land या arable land? So answer है क्या causes है? growing population and their ever growing demands. ठीक है, growing population and their ever growing demands. ठीक है, सो क्या कॉसेस हैं? इतना जो फॉरेस्ट इतना डिस्ट्रॉय हो रहा है और जो यूजेबल लैंड, जो एरेबल लैंड है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसके कॉजेस क्या हैं? ग्रोइंग पॉपुलेशन और एवर ग्रोइंग डिमांड्स, बढ़ती हुई आबादी और उनकी बढ़ती हुई जरूरतें। ठीक है, तो इसी वजह से लैंड हमें कम पड़ रहा है, इसी वजह से हम लैंड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पेज नंबर 12 पे आते हैं। पेज नंबर 12 पे therefore the present rate of degradation must be checked. Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticide and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve land resources. So what are the common methods to conserve land resources? कंजर्व मतलब बचाना, लैंड मतलब लैंड जमीन, रिसोर्स तो लैंड रिसोर्स है। सो आप लैंड को कैसे कंजर्व कर सकते हो, बचा सकते हो? सो व्हाट आर द कॉमन मेथड्स टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज? व्हाट आर द कॉमन मेथड्स टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेस? ठीक है, तो कौन से कॉमन मेथड्स हैं जिससे आप लैंड रिसोर्सेज को बचा सकते हो? सो आंसर है एफॉरेस्टेशन, आंसर एफॉरेस्टेशन, सेकेंड लैंड रिक्लेमेशन। लैंड रिक्लेम करना मतलब लैंड को आप बचा सकते हो या रीयूज कर सकते हो। ठीक है, जो लैंड यूज हो चुका फिर से यूज कर सकते हो, लैंड रिक्लेमेशन।
रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स के यूज करने से भी लैंड खराब होता है, तो आप रेगुलेट मतलब माप में यूज करो। रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट, चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग, मतलब ओवर ग्रेजिंग पे ध्यान रखें। चेक्स मतलब ध्यान रखना है या कंट्रोल करना है। चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग, ठीक है। ज्यादा घास, भाई ज्यादा लैंड डिस्ट्रॉय ना हो, घास ज्यादा हमको एक ही जगह पे बहुत ज्यादा हमें प्लांट्स को नहीं चरा देना है, मतलब एक ही जगह ग्रेज नहीं करा देना है, ठीक है। सो ये 4 मेथड्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरह से आप these are the 4 मेथड्स हैं जो जिससे आप लैंड रिसोर्स बचा सकते हो, ठीक है। मैंने आपको लैंडस्लाइड का अभी एक मतलब बताया कि लैंडस्लाइड क्या होता है। सो नीचे पेज नंबर 12 पे ही एक लैंडस्लाइड की केस स्टडी लिखी हुई है। पहले उन्होंने लैंडस्लाइड समझाया है, फिर नीचे केस स्टडी बताई है। तो इसमें देखो यहाँ पे लैंडस्लाइड्स जो होती हैं जब अर्थ के अंदर जब रॉक ये सब जो चट्टाने अंदर अर्थ के अंदर जो टुकड़े होते हैं वो हिलने लगते हैं तब लैंडस्लाइड होती है। और मतलब अर्थक्वेक, फ्लड और यही सब मतलब जब अर्थक्वेक, फ्लड और वोल्केनोज होते हैं तब लैंडस्लाइड भी हो जाती है। अगर रेनफॉल ज्यादा होता है तो लैंडस्लाइड ज्यादा होती है, मतलब रिवर का भी फ्लो रोक सकती है। और अगर रिवर का फ्लो रुक जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। मतलब अगर कोई हिली एरिया है तो ये लैंडस्लाइड बहुत मतलब बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, नेचुरल डिजास्टर हो सकती है, जान जा सकती है, प्रॉपर्टी जा सकती है। ऐसी लैंडस्लाइड हमारे हिमाचल प्रदेश में हुई थी। हिमाचल प्रदेश भी एक पहाड़ी इलाका है, इंडिया के हिमाचल प्रदेश में हुई थी। कहाँ हुई थी? पंगी विलेज में। कहाँ पे आया पंगी विलेज? नियर रैकोंग पियो इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में रैकोंग पियो के बाजू में पंगी विलेज था, वहाँ एक बहुत लैंडस्लाइड हुई थी। उसमें 200 मीटर जो रोड था, 200 मीटर लंबा रोड था, हिंदुस्तान तिब्बत रोड जो नेशनल हाईवे 22 कहलाता था, वो डैमेज कर दिया था। इस लैंडस्लाइड ने पूरा डैमेज कर दिया था। दिस लैंडस्लाइड वाज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग एट पंगी विलेज, ठीक है। वहां पे ब्लास्ट हुए थे, पंगी विलेज में ब्लास्ट हुए थे, जिसकी वजह से मतलब लैंडस्लाइड कुछ होता है ना साथ में वो भी हो जाती है। जैसे अर्थक्वेक होता है तो लैंडस्लाइड हो जाती है, वोल्केनोस फटते तो उस टाइम पंगी विलेज में ब्लास्ट हुए थे। सो उसकी वजह से वहां पे मतलब जमीन फटी थी, ठीक है। सो ड्यू टू ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ स्लोप कोलैप्स्ड एंड कॉज्ड इंटेंस डैमेज टू द रोड एंड नियर बाय विलेजेस। क्योंकि वहां ब्लास्ट हुआ था पंगी विलेज में, सो ब्लास्टिंग की वजह से ऑलरेडी वीक रोड था तो वो एकदम गिर गया, वीक रोड। और जो वहाँ विलेज था और उसके नियर बाय विलेजेस थे उसमें बहुत नुकसान पहुंचा था। पंगी विलेज वॉज कम्प्लीटली वैकेटेड टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ। इसलिए सरकार ने क्या किया, वो पूरा गांव ही खाली करा दिया। ऐसा लग रहा था सब जमीन के अंदर धस जाएंगे। सो फाइन सरकार ने पूरा पंगी गांव ही खाली करा दिया, ठीक है। सो ये हिमाचल प्रदेश की केस स्टडी थी। मिटिगेशन मैकेनिज्म advancement in scientific has empowered us to understand what factors cause and how to manage them. Some broad mitigation techniques of landslide are as follows. अब मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, साइंटिफिक मेथड्स आए हैं, तो साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि लैंडस्लाइड होता क्यों है। सो हैजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, हेंस सच एरियाज कैन बाय बिल्डिंग सेटलमेंट्स। मतलब जैसे अगर कोई एरिया हजार्ड एरिया, हैजार्ड मतलब एक डिफिकल्ट एरिया है, एक बहुत हिली और ऐसी एरिया है, वहां पे तो आप घर बना रहे हो तो वहां लैंडस्लाइड का खतरा है। सो ऐसी जगह पे आप घर ना बनाओ। सेकेंड है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग।
आप वॉल बना सकते हो। रिटेंशन वॉल मतलब आप ऐसे वॉल बना सकते हो कि सड़क स्लिप ना हो, ठीक है। लैंडस्लाइड मतलब सड़क का हिल जाना, धरती खिसक जाना, ठीक है। लैंडस्लाइड धरती फट जाना, खिसक जाना। सो धरती खिसक जाना तो खिसके नहीं, उसके लिए रिटेंशन वॉल बनाओ। तीसरा, इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड, और ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाओ। जितने ज्यादा पेड़ उगाओगे तो जमीन नहीं खिसकेगी, लैंडस्लाइड नहीं होगा। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट अलॉन्ग विद द रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोस, और आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो स्ट्रांग होना चाहिए। ड्रेनेज मतलब पानी का निकाल का सिस्टम, अगर बारिश पड़ती है, अगर पानी का निकाल का सिस्टम अच्छा है तो भी लैंडस्लाइड नहीं होगी, क्योंकि लैंडस्लाइड का एक कारण फ्लड भी है। ज्यादा मतलब बाढ़ आ जाती है तो भी सड़क हिल जाती है या फट जाती है, ठीक है। सो ये 4 टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो, इन्हें मिटिगेशन टेक्निक्स कहते हैं, अगर आप लैंडस्लाइड से बचना चाहते हैं, ठीक है। सो ये एक छोटी सी केस स्टडी थी लैंडस्लाइड को लेके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब हमने फर्स्ट कवर किया लैंड, ठीक है। हमने लैंड के बारे में पढ़ा कि भाई हमने लैंड कवर किया, ठीक है। तो लैंड हमने कल चालू किया, आज तक हमने लैंड पूरा किया कि भाई लैंड क्या होता है। लैंड में आप भाई लैंड का यूज क्या है, कौन सी जगह पे लैंड का क्या यूज है, लैंड को हम कैसे खराब कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कितना लैंड हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। हमने लैंड के बारे में कंप्लीट पढ़ा, और लैंड से होने वाली नेचुरल डिजास्टर्स भी पढ़े, जो 4-5 थे, उसमें लैंडस्लाइड था। लैंडस्लाइड को डिटेल में पढ़ा, ठीक है। सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग अवर सेकेंड टॉपिक, दैट इज सॉइल। अभी हम सॉइल स्टार्ट लेंगे। अब सॉइल में भी हम वही सब पढ़ेंगे जैसे हमने लैंड को पढ़ा। बच्चों हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट ले रहे हैं, सॉइल, ठीक है। सो सॉइल क्या होता है? सॉइल द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ को जो पतली सी ग्रेनी परत, ग्रेनी मतलब लाइक ग्रेन्स, ठीक है, ग्रेन्स की तरह जो अर्थ के ऊपर पूरा ढका हुआ है उसे सॉइल, सॉइल मतलब मिट्टी, ठीक है। उसकी एक डेफिनेशन है कि भाई पतली सी लेयर गेहूं की तरह, ग्रेनी सब्सटेंस अबव द अर्थ, उसे हम कहते हैं सॉइल, ठीक है। सो ये जो सॉइल है इट इज क्लोजली लिंक टू लैंड। सॉइल एकदम लैंड के नजदीक होती है। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल, और जो सॉइल की टाइप है वो लैंड फॉर्म से पता लगती है। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। सॉइल किसकी बनी हुई है? ऑर्गेनिक मैटर की, मिनरल्स की और वेदर्ड रॉक्स की। सो दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, ये वेदरिंग प्रोसेस से होता है, और मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर की वजह से जो सॉइल है वो फर्टाइल बनती है, ठीक है। सो डिफाइन सॉइल, सॉइल क्या है? क्वेश्चन, डिफाइन सॉइल। सो आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है पेज नंबर 13 पे पहली 2 लाइनें, पेज नंबर 13। The thin layer of grainy substance covering the surface of earth is called soil, ठीक है। The thin layer of ठीक है, thin layer of grainy substance covering is called soil, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इट इज क्लोजली लिंक्ड टू लैंड, ये बिल्कुल लैंड से जुड़ी हुई होती है। और सॉइल मिट्टी की टाइप कैसी होगी वो लैंड के हिसाब से डिसाइड होता है। भाई लैंड माउंटेन पे है तो भाई मिट्टी कैसी होगी, फिर अगर लैंड प्लेन एरिया है तो मिट्टी कैसी होगी। तो सॉइल की टाइप कंप्लीटली लैंड फॉर्म से डिटरमाइन होती है। सो सॉइल किस किस से बनी हुई है? सॉइल बनी हुई है ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर मतलब नेचुरल चीजें, भाई डेड डिकेइंग प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह, ठीक है। मिनरल्स से बनी हुई है, और वेदर्ड रॉक्स, वेदर्ड रॉक्स मतलब टूटे हुए रॉक्स, ठीक है। जब रॉक्स टूटते हैं उन्हें वेदर्ड रॉक्स कहा जाता है। सो हाउ इज सॉइल मेड अप ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज सॉइल मेड अप ऑफ, ठीक है। या राइट द कंपोजिशन ऑफ सॉइल, सॉइल किस किस से बना हुआ है? सो सॉइल इज मेड अप ऑफ, पेज नंबर 13 पे थर्ड लाइन, पेज नंबर 13 थर्ड लाइन, सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, वेदर रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। थर्ड लाइन से सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से लेके अर्थ तक, ठीक है। सो थर्ड लाइन पेज नंबर 13 पे
थर्ड लाइन, सॉइल इज मेड अप ऑफ से अर्थ तक। फिर नेक्स्ट, this happens through the process of weathering the right mix of minerals and matter makes the soil fertile। ठीक है, सो फर्टाइल सॉइल कैसे बनती है? सॉइल उपजाऊ, फर्टाइल मतलब जिसमें खेती बाड़ी अच्छी हो, वो सॉइल कैसे बनती है? तो जिस सॉइल में मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर अच्छी मात्रा में हो तो सॉइल फर्टाइल होती है। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये सब। और जो मैंने अभी भी ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर जो नेचुरल सब्सटेंसेस, नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंसेस, प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स का डेड डिके, कुछ भी, ठीक है। सो नेचुरल चीजों की वजह से, ये सब चीजों की वजह से जो सॉइल है वो फर्टाइल होती है। सो व्हाट मेक्स द सॉइल फर्टाइल? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द सॉइल फर्टाइल? ठीक है, मिट्टी उपजाऊ कैसे होगी, सॉइल फर्टाइल कैसे होगी? सो सॉइल फर्टाइल होगी, पेज नंबर 13 पे है, सॉइल में सेकेंड लास्ट लाइन, द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सॉइल फर्टाइल। ठीक है, द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स, सेकेंड लास्ट लाइन, द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स से लेके द राइट मिक्स ऑफ मिनरल से लेके फर्टाइल तक लिखेंगे। ठीक है, फर्टाइल। ठीक है, अच्छा, अब सॉइल का प्रोफाइल, ठीक है, मतलब सॉइल किस तरह से है, तो सॉइल का प्रोफाइल फिगर 2.3 में ड्रॉ किया गया है। सबसे नीचे सॉइल क्या होती है? पेरेंट रॉक, सबसे नीचे पेरेंट रॉक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल मतलब सॉइल भाई किस तरह से है? ठीक है, सॉइल का प्रोफाइल क्या है भाई? सॉइल का कंपोजिशन किस तरह से है? सो सॉइल के प्रोफाइल, सबसे नीचे पेरेंट रॉक्स होते हैं, सबसे नीचे पेरेंट रॉक्स, फिर उससे नीचे वेदर्ड रॉक मटेरियल। ठीक है, वेदर्ड रॉक मटेरियल। ठीक है, उससे ऊपर सब सॉइल विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले, सब सॉइल विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, इसके बाद टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन, टॉप सॉइल with humus and vegetation। ठीक है, सो सबसे पहले सबसे ऊपर सॉइल प्रोफाइल इस तरह से है। सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर ह्यूमस एंड वेजिटेशन। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस भी एक नमी, ह्यूमस मतलब नमी होता है, हम्मस भी बोलते हैं, इससे सॉइल फर्टाइल बनती है। ठीक है, सो टॉप सॉइल विद, सबसे ऊपर क्या होता है? हम्मस और वेजिटेशन होता है, उसके नीचे सब सॉइल विद सैंड, सिल्ट और क्ले, उसके नीचे सैंड, क्ले और कंकर, ऐसे ये सब होते हैं। फिर उसके नीचे वेदर्ड रॉक मटेरियल्स, जो रॉक मटेरियल्स टूट के आते हैं उससे नीचे वो होते हैं, और सबसे नीचे होता है पेरेंट रॉक, सबसे भाई जो रॉक टाइप होता है, सो सबसे नीचे वो होता है। तो इस तरह से सॉइल का प्रोफाइल है, पेरेंट रॉक, वेदर रॉक मटेरियल, सब सॉइल, मतलब ये अंदर देखो इतना कुछ होता है, जो आपको मिट्टी दिखती है ना, जो मिट्टी दिखती है उसके अंदर इतना सारा कुछ होता है। ठीक है, सो ये है आपके सॉइल का प्रोफाइल। ठीक है, सो अभी सॉइल फॉर्मेशन होता कैसे है? ठीक है, जैसे हमने लैंड पढ़ा कि भाई सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल बनती कैसे, मिट्टी बनती कैसे, ये तो सॉइल का प्रोफाइल हुआ कि सॉइल में आपको क्या क्या, इस सॉइल में क्या क्या देखने मिलेगा। अगर एक सॉइल है तो नीचे क्या होगा, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, तो ये सॉइल का प्रोफाइल है। ठीक है, यहाँ आपने पढ़ा कि सॉइल फर्टाइल कैसे होगी, यहाँ आपने पढ़ा कि सॉइल बनती किससे है,
पर अभी सबसे बड़ा फैक्टर्स कौन सी चीजें सॉइल बनने में मदद करती हैं, कौन से फैक्टर्स उसे ट्रिगर करते हैं कि सॉइल बने, ठीक है। सो हमें फैक्टर्स लिखने हैं। व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। यहाँ क्या था, ये सॉइल का कंपोजिशन है, ठीक है। हम अभी पढ़ेंगे फैक्टर्स की किन कारणों से सॉइल बनती है। देखो, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन के कारण क्या क्या हैं। सो सॉइल फॉर्मेशन के यहाँ पे 5 कारण लिखे हुए हैं, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। सो क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। सो जो सबसे मेजर फैक्टर्स हैं सॉइल फॉर्मेशन के, नेचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। Other factors are topography, role of organic material, time taken for the composition of soil formation, ठीक है। So major answer, what are the major factors of soil formation, ठीक है। What are the major factors of soil formation, soil formation के major factors। soil formation में कौन से factors कारण है, मतलब क्या कारण है सॉइल फॉर्मेशन के। सो मेजर फैक्टर्स कौन से हैं, द मेजर फैक्टर्स आर, मेजर फैक्टर्स कौन से हैं, द मेजर फैक्टर्स आर नेचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ठीक है। और दूसरे फैक्टर्स कौन से, अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, time taken for the composition of soil formation, and time taken for the composition of soil formation, ठीक है। सो कौन से बाकी फैक्टर्स हैं, टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल और टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। सो देखो, दो मेन फैक्टर्स हैं, पेरेंट रॉक का नेचर और क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। भाई रॉक कैसा है, जो हमने पढ़ा था ना सबसे नीचे, क्या है, पेरेंट रॉक। तो पेरेंट रॉक का नेचर क्या है, नेचर मतलब भाई पेरेंट रॉक कैसा है। और दूसरा क्लाइमेटिक फैक्टर्स की जगह का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है। और बाकी फैक्टर्स कौन से हैं, टोपोग्राफी मतलब हाइट वाली जगह है कि नीचे स्टीप स्लोप्स वाली है। रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब भाई नेचुरल मटेरियल कितना है उस जगह पे। टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, और कितना टाइम लगता है, ठीक है, कितना टाइम लगता है ये सब कंपोज होने में, ठीक है। जहाँ पे ये ऑर्गेनिक मटेरियल वर्ड आता है, ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, ठीक है। सो आप कहोगे कि एनिमल्स कैसे भाई सॉइल को फर्टाइल करेंगे। सो एनिमल्स मर जाते तो सड़कों पे इतने दिन पड़े रहते हैं। सो उनपे बैक्टीरिया फंगी ऐसे एक्ट करते रहते हैं। सो बैक्टीरिया फंगी के एक्ट होने की वजह से वो जो मटेरियल है, जो डेड डिकेइंग एनिमल का मटेरियल है, वो सॉइल में मिक्स हो जाता है और सॉइल को फर्टाइल बनाता है, ठीक है। सॉइल को ऐसे पोषण मिलता है। सो ये मेरे ख्याल से मैंने नाइट्रोजन साइकिल में भी शायद ये बात की थी आपसे। सो इस तरह से ये फैक्टर्स हैं जो सॉइल को अफेक्ट करते हैं, सॉइल की फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ा कि भाई लैंड डिग्रेड हो रहा है, भाई लैंड का गलत यूज हो रहा है या लैंड का ओवर यूज हो रहा है,
उसी तरह से सॉइल भी डिग्रेड होता है, ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल भी है। सो अच्छा, पहले तो इंडिया में कितनी तरह की सॉइल्स होती हैं? इंडिया में व्हाट आर द टाइप ऑफ सॉइल्स फाउंड इन इंडिया? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉइल्स फाउंड इन इंडिया? ठीक है, इंडिया में कितने टाइप्स के सॉइल मिलते हैं? ठीक है, कितने टाइप्स के सॉइल मिलते हैं? सो इंडिया में एलुवियल, ब्लैक, रेड, लेटराइट, डेजर्टिक, माउंटेन सॉइल मिलता है। ठीक है, ये सॉइल के टाइप्स हैं सारे जो इंडिया में पाए जाते हैं। सो आंसर, इन इंडिया सॉइल कुड बी alluvial, black, red, laterite, desertic and mountain soil. Desertic and mountain soil. तो इंडिया में सॉइल कैसे कैसे होते हैं? इंडिया में एलुवियल होते हैं, ठीक है, फिर ब्लैक, रेड, लेटराइट, डेजर्टिक और माउंटेन। ठीक है, सो इंडिया में इस तरह के सॉइल्स पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है कुछ मेथड्स, सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन के कुछ मेथड्स लिखने हैं। व्हाट आर द फ्यू मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन? सो राइट few methods of soil conservation। ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन के कुछ मेथड्स लिखने हैं। आंसर, सो सॉइल कंजर्वेशन में राइट सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। सो फर्स्ट है मल्किंग, सेकंड है काउंटर बैरियर्स और तीसरा रॉक डैम, चौथा अच्छा, पहले कंजर्वेशन के पहले तो फैक्टर्स जिसकी वजह से सॉइल खराब होती है। ठीक है, हमने बचाने की बात की, पहले सॉइल खराब कैसे होती है वो। ठीक है, सॉइल खराब कैसे होती है, पहले वो फैक्टर्स लिखेंगे। अच्छा, सॉइल खराब कैसे होती है, मतलब देखो सॉइल, जैसे हमने लैंड पढ़ा कि लैंड कैसे खराब हो रहा है, या लैंड डिग्रेड कैसे हो रहा है, या लैंड कम क्यों पड़ रहा है। सो वैसे ही सॉइल को भी खतरे हैं। हमने पढ़ा था कि लैंड को भी खतरा है। सॉइल को किस चीज का खतरा है? सॉइल इरोजन से सॉइल को खतरा है। सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का उड़ जाना, बह जाना। और डिप्लीशन मतलब जो ऊपर की परत है ना, वही गायब हो जाना उड़ने के, क्योंकि जो सॉइल की 4 परतें हैं, 4 परत होती है, उसमें से जो मेन ऊपर की परत है वही गायब हो जाना। ठीक है, सो व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स मतलब खतरा। What are the major threats to the soil as a resource? ठीक है, एक रिसोर्स के तौर पे सॉइल को क्या खतरे हैं? सो रिसोर्स के तौर पे सॉइल को सॉइल इरोजन और डिप्लीशन, ठीक है, मिट्टी का उड़ जाना और डिप्लीट हो जाना। ठीक है, सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन। एंड डिप्लीशन, ठीक है। ठीक है, सो सॉइल को ये 2 खतरे हैं, सॉइल इरोजन और डिप्लीशन। ठीक है, फिर व्हाट फैक्टर्स विच लेड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर। अच्छा, अभी देखो, ह्यूमन भी सॉइल को डिग्रेड करते हैं, खराब करते हैं, और नेचुरल फैक्टर्स भी होते हैं जो सॉइल को खराब करते हैं। ठीक है, जो जैसे कि
फैक्टर्स विच लेड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों का काटना, पेड़ काटते हैं सो जो मिट्टी, जो जड़ें हैं, जो मिट्टी को पकड़े हुए हैं, सॉइल को पकड़े हुए हैं, वो जड़ें कमजोर, मतलब ऑब्वियसली पेड़ काटोगे वो जड़ ही नहीं रहेगी तो मिट्टी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, लूज, और वो उड़ जाएगी। ठीक है, सो सॉइल डिग्रेड हो गई। ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग भी एक वो सॉइल को खराब करता है। क्यों? क्योंकि घास से जो सॉइल है घास से जुड़ी हुई होती है, बंधी हुई होती है, और हम इतना ज्यादा ग्रेज करा देते हैं एक ही जगह प्लांट्स को, प्लांट्स की ग्रेजिंग इतनी ज्यादा एक ही जगह हम एनिमल से करा देते हैं। सो वो ग्रेस, वो चरती हैं घास, तो वही जगह पे चर करती हैं तो एकदम पूरी घास खत्म हो जाती है और मिट्टी की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। इसके बाद ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स सॉइल को कैसे खराब करते हैं। हम बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड यूज करते हैं जिससे जो उसका जो सॉइल है उसका जो पोषण है वो चला जाता है। रेन वॉश, मिट्टी से भी बह जाती है सॉइल। और लैंडस्लाइड्स, ठीक है, लैंडस्लाइड्स जमीन जब खिसक जाती है, और फ्लड्स, बाढ़ की वजह से भी सॉइल जो है डिग्रेड हो जाती है। सो राइट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल्स। What are the factors for soil degradation? आंसर, सॉइल डिग्रेडेशन में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। सॉइल डिग्रेडेशन में डिफॉरेस्टेशन है सबसे पहले, डिफॉरेस्टेशन, सेकेंड है ओवरग्रेजिंग, तीसरा है ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, और पेस्टिसाइड्स। फिर है रेन वॉश, ठीक है, रेन से भी उड़ जाती है सॉइल, रेन वॉश। और पांचवा है लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स, ठीक है, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स, ठीक है, लैंड का खिसक जाना, बाढ़ आ जाना, ये सारे फैक्टर्स हैं। सो दीज आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन, लैंड नहीं, सॉइल खराब होने के ये सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, सो हियर वी आर एंडिंग आवर टुडेज लेक्चर। हम अभी कंजर्वेशन हमने नहीं पढ़ा सॉइल का, हमने सॉइल क्या होता है, उसके लेयर्स कितने होते हैं, किस तरह की होती है और क्या नुकसान पहुंचाता है सॉइल को। हम पेज नंबर 14 पे हमने फर्स्ट पैराग्राफ तक पढ़ा है। सो मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूंगी, हमने जो पढ़ा आज, ठीक है, हमने लैंड यूज पेज नंबर 10 से पढ़ा पेज नंबर 14 के फर्स्ट पैराग्राफ तक। आप प्लीज एक बार रीड कर लिया करो, एक्सप्लेनेशन के बाद एक बार रीड कर लिया करो तो आपको याद रह जाए। ठीक है, आप अगर तुरंत रीड करोगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। हम वैसे भी एनसीईआरटी ही रिफर करते हैं, ठीक है, स्कूल में भी वही रिफर होती है। प्लीज आप रीडिंग की आदत डालो, सो आपको याद होता जाए, फ्यूचर में कभी एग्जाम हो तो आप दे पाओ। ठीक है, अच्छे से करिएगा और सब मुझे व्हाट्सएप करिएगा, एक एक चीज लिखिएगा। चलें, थैंक यू।